अगर आप ग्लोबल न्यूज फॉलो करते हैं तो एक बात आपने बार बार सुनी होगी, ईरान दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल और डेंजरस कंट्री है। न्यूज चैनल्स हो या पॉलिटिकल डिबेट्स, ईरान को अक्सर एक विलन के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन क्या सच में कहानी इतनी सिंपल है, या फिर हो सकता है कि ईरान एक्चुअली में ऐसा देश हो जो 100 सालों से एक्सप्लॉइट किया जा रहा हो, खासकर वेस्टर्न पावर जैसे ब्रिटेन और यूएस के द्वारा। आज के वीडियो में हम ईरान की कहानी को एक अलग पर्सपेक्टिव से समझेंगे। हम ईरान की पिछली 1 सेंचुरी की हिस्ट्री को 4 अलग मेजर एराज में डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि हर एरा ने ईरान की सोसाइटी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को कैसे शेप किया। और साथ ही हम मिलेंगे 4 इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर से जिन्होंने ईरान की इकोनॉमी को डीपली इन्फ्लुएंस किया। और इस वीडियो के एंड तक शायद ईरान को लेकर आपका जो परसेप्शन है शायद चेंज हो जाए। इसीलिए रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को थोड़ा ओपन माइंड से देखिए। आई एम डॉक्टर मिनाली, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं जियोपॉलिटिकली ईरान क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। इसके 3 मेजर रीजंस हैं। पहला, ईरान हिस्टोरिकली रसिया के बहुत क्लोज है। कोल्ड वॉर के टाइम जब सोवियत यूनियन और अमेरिका का राइवलरी पीक पे था, तब ईरान की लोकेशन एक्सट्रीमली स्ट्रैटेजिक बन गई। और दूसरा, ईरान मिडिल ईस्ट और एशिया के बीच ब्रिज जैसा है। ट्रेड रूट, मिलिट्री एक्सेस और रीजनल पॉलिटिक्स में इसका रोल बहुत ज्यादा है। और तीसरा, ईरान के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऑयल ईरान के लिए ब्लेसिंग नहीं बल्कि कर्स बन गया। 1901 में एक ब्रिटिश बिजनेसमैन विलियम नॉक्स DRC ने ईरान के शाह के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट को डार्सी कंसेशन कहा गया। इस डील के हिसाब से ब्रिटेन को ईरान के ऑयल को एक्सप्लोर और एक्सट्रैक्ट करने का एक्सक्लूसिव राइट मिल गया, वो भी 60 साल के लिए। सोचो, एक फॉरेन कंपनी को एक देश के पूरे नेचुरल रिसोर्स का कंट्रोल दे दिया गया। रिजल्ट क्या हुआ? ऑयल का प्रॉफिट मोस्टली ब्रिटेन ले गया और ईरान को उसका फेयर शेयर तक नहीं मिला। एग्जाम्पल के लिए 1931 का एक इंटरेस्टिंग स्टैटिक्स है। ब्रिटिश ऑयल कंपनी ने उस साल लगभग 3,66,000 पाउंड का प्रॉफिट कमाया, लेकिन ईरान को सिर्फ 1 मिलियन पाउंड का टैक्स दिया। नंबर्स का स्ट्रक्चर ही इतना एक्सप्लॉयटेटिव था। उस वक्त ईरान के पास सिर्फ ऑयल था, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक था और इकोनॉमी वीक थी, और ईरान का सारा प्रॉफिट बाहर जा रहा था। ये सिचुएशन कुछ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया मॉडल जैसी थी। 1951 में ईरान की पॉलिटिक्स में एक नया लीडर इमर्ज हुआ। उसका नाम था मोहम्मद मोसादेक। मोसादेक ईरान के प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने सबसे पहले चैलेंज दिया डार्सी एग्रीमेंट को। उनका आर्गुमेंट सिंपल था, ईरान का ऑयल ईरान का है और उसका कंट्रोल सिर्फ ईरान के पास होना चाहिए। वो इस इश्यू को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ले गए। तब कोर्ट ने इवेंचुअली बोला कि इस केस में उनका जुरिस्डिक्शन नहीं है, डिसीजन ईरान की पार्लियामेंट को लेना होगा। और फिर एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया गया। ईरान ने अपनी ऑयल इंडस्ट्री नेशनलाइज कर दी। इसका मतलब था ब्रिटिश कंपनीज का ईरान की ऑयल पर कंट्रोल खत्म। ओब्वियसली ब्रिटिश कंपनीज के लिए बहुत बड़ा शॉक था और यहीं से शुरू हुआ एक कन्वर्ट जियोपॉलिटिकल ऑपरेशन। ब्रिटेन ने यूएस से हेल्प मांगी और फिर CIA ने लॉन्च किया एक सीक्रेट ऑपरेशन एजेक्स। 1953 में एक coup को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें मोसादेक की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को रातों रात ओवरथ्रो कर दिया गया। एक इलेक्टेड लीडर को हटाया गया और शाह को वापस पावर में लाया गया। और ये मूवमेंट ईरान और वेस्ट के रिलेशनशिप का टर्निंग पॉइंट बना। coup के बाद ईरान का रूलर बने मोहम्मद रजा पहलवी, जिन्हें कॉमनली शाह के नाम से जाना जाता है। शाह यूरोप में एजुकेटेड थे और उनका विजन था मॉडर्न ईरान। उन्होंने सोसाइटी में काफी रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। वुमेन को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दी गई। वेस्टर्न लाइफस्टाइल प्रमोट हुआ, सोशल फ्रीडम्स बढ़ाई गई। उस वक्त का ईरान मिडिल ईस्ट की काफी कंट्रीज से ज्यादा मॉडर्न लगता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मॉडर्नाइजेशन बहुत फास्ट थी और ईरानियन सोसाइटी का मेजर पोर्शन उस चेंज के लिए रेडी नहीं था। साथ ही शाह का रूल ऑथोरिटेरियन भी था। उन्होंने एक सीक्रेट पुलिस फोर्स रेडी की, सबक। इस एजेंसी का काम था डिसेंट को सप्रेस करना। पॉलिटिकल अपोनेंट्स को अरेस्ट किया जाता था, क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं किया जाता था। रिजल्ट, पब्लिक उनसे नाखुश होने लगी। 1979 में ईरान की हिस्ट्री में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया। एक रिलीजियस लीडर जो सालों से एक्साइल में था, रुहोल्लाह खोमेनी, सडनली रिवॉल्यूशन का फेस बन गया। खोमेनी का मैसेज सिंपल था, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को खत्म करो, इस्लामिक आइडेंटिटी को रेस्टोर करो। अब उनके लिए मास प्रोटेस्ट शुरू हुए और 1979 में शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। फरवरी 1979 तक मोनार्की कोलैप्स हो गई। मार्च में एक रेफरेंडम हुआ जिसमें 98% लोगों ने इस्लामिक रिपब्लिक को वोट दिया। 1 अप्रैल 1979 को ईरान बन गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और खोमेनी बने सुप्रीम लीडर। नया पॉलिटिकल सिस्टम एक थियोक्रेसी था
इस सिस्टम की वजह से रिलीजियस अथॉरिटीज का कंट्रोल पॉलिटिक्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन बनाया गया, गार्जियन काउंसिल। इसका रोल था इलेक्शंस को सुपरवाइज करना और पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को अप्रूव या रिजेक्ट करना। 1989 में खोमेनी की डेथ के बाद सुप्रीम लीडर बने खामेनेई। खामेनेई के रूल में ईरान ने अपनी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को स्ट्रॉन्ग बनाया। इसका एक मेजर पार्ट था न्यूक्लियर प्रोग्राम। ऑफिशियली ईरान का कहना था कि ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज को शक था कि इसका काम न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करना हो सकता है। साथ ही ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपनी इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड किया। ईरान ने सपोर्ट दिया कुछ रीजनल ग्रुप्स को, जैसे हमस, हेजबोल्ला, लेबनान। इस नेटवर्क को एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसी वजह से यूएस ने ईरान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का लेबल दिया। अगर हम ईरान की लास्ट सेंचुरीज को समराइज करें, पिक्चर कुछ इस तरह दिखती है। सबसे पहला ब्रिटिश एरा, ऑयल एक्सप्लॉयटेशन थ्रू डार्सी कंसेशन। दूसरा मोसादेक एरा, जिसमें ऑयल को नेशनलाइज किया गया। तीसरा शाह एरा, जिसमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ी। और चौथा इस्लामिक रिपब्लिक। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल उठता है, ईरान विलन कब बना? 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद, या शाह के रूल के दौरान, या फिर तब जब CIA ने मोसादेक को ओवरथ्रो किया, या जब 1901 में ईरान के ऑयल रिजर्व्स को फॉरेन कंपनी को दे दिया गया। ज्यादातर केसेस में हिस्ट्री को हंटर लिखता है, ना कि लायन। और ग्लोबल पॉलिटिक्स में हंटर का रोल मोस्टली पावरफुल नेशंस करते हैं। ईरान की स्टोरी सिंपली गुड या इविल वाली नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है, जिसमें फॉरेन इंटरवेंशन, रीजनल पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी और पावर सब इन्वॉल्व है। अगर हम जियो पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं, तो हमें नैरेटिव्स के पीछे की हिस्ट्री को समझना होगा। अगर आपको ऐसी ही डीप जियो पॉलिटिक्स पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया डिकोड विद डॉक्टर मिनाली। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।